हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पर वेयर लर्निंग बिगिंस। तो करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हमने अलग अलग चीजें डिस्कस करी थी। मेनली हमने फोटोसिंथेसिस पे फोकस करा था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। हेटेरोट्रॉफ्स मतलब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफ्स में प्रेजेंट होता है। हेटेरोट्रॉफ्स मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो किसी और पर डिपेंड होते हैं। तो जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो मेनली ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड होते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो ऑटोट्रॉफ से खाना लेंगे, मतलब प्लांट से खाना लेंगे वो। ठीक है, प्लांट से, या फिर जो कार्निवोर होते हैं, ओमनिवोर होते हैं, वो एनिमल्स पर भी फीड कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेनली दूसरे पर डिपेंड करेंगे अपने खाने के लिए। ये कभी अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, तो जो जो अपना खाना खुद नहीं बनाते उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, और ऐसे न्यूट्रिशन को, तो जो उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आज हम मेनली डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस के केस में हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे। तो इसमें 5 प्रोसेस होती हैं कि हम फूड को कैसे इनटेक करते हैं, कैसे वो डाइजेस्ट होता है, कैसे वो एब्जॉर्ब होता है, कैसे वो एसिमिलेट होता है। ठीक है, और कैसे वो एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, तो 5 प्रोसेस होती हैं। फर्स्ट है इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, फिफ्थ इजेशन। ठीक है, इंजेशन में क्या होगा? इनटेक ऑफ फूड, हम अपने अंदर खाना लेके जाएंगे। ठीक है, इंजेशन में क्या होगा? इनटेक ऑफ फूड, जो फूड है वो हमारे अंदर तक जाएगा। ठीक है, डाइजेशन में क्या होगा? जो फूड है वो डाइजेस्ट होगा, मतलब जो लार्ज पार्टिकल्स थे फूड के, वो स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएंगे। जो लार्ज पार्टिकल थे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। जो लार्ज मॉलिक्यूल था, जो लार्ज पार्टिकल था, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो डाइजेशन हो गया ये। थर्ड है एब्जॉर्प्शन, कि वो एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है। हमें एनर्जी तो चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, हम कर किस लिए रहे हैं ये सारी चीजें, ये हो क्यों रही है? ताकि हमें एनर्जी मिल सके। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि जो फूड है वो एब्जॉर्ब होगा हमारे जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और जिससे हमें फिर फर्दर क्या होगा? एनर्जी मिलेगी। फिर है एसिमिलेशन, वही है, कई बार हमें एनर्जी की नीड नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, जो वो एनर्जी है उसको एक किसी दूसरी फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। हमने कल भी डिस्कस करा था लास्ट लेक्चर में कि जो प्लांट्स हैं वो स्टार्च की फॉर्म में उस एनर्जी को स्टोर करते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर है इजेशन। इजेशन में क्या होता है कि जो बॉडी है, जिन प्रोडक्ट्स की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, जिन प्रोडक्ट्स की उसको नीड नहीं है, वो उसको बाहर निकाल देती है। ठीक है, जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है ही नहीं, जिसकी उसको जरूरत है ही नहीं, तो वो क्या करेगी? बॉडी उसको बाहर निकाल देगी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेशन। ठीक है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, अब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है माउथ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है माउथ। ये है माउथ, ये रहा, जहां से खाना सबसे पहले अंदर जाता है। ठीक है, जहां हम खाना सबसे पहले अंदर लेते हैं, जिसकी हेल्प से। जो माउथ है वो 2 लिप्स से सराउंड होता है, एक अपर लिप एंड लोअर लिप। आप देखते भी हैं जनरल लाइफ में कि जो माउथ है 2 लिप्स से सराउंड होता है, अपर लिप एंड लोअर लिप। ठीक है, दो लिप्स। दिस इज अपर लिप एंड लोअर लिप। ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? माउथ। जो माउथ है वो
दो लिप से सराउंड होता है, अपर लिप एंड लोअर लिप, ठीक है। फिर है हमने फूड ले लिया माउथ में, फिर वो फूड उसके बाद कहाँ जाएगा, बक्कल कैविटी में। फूड कहाँ जाएगा, बक्कल कैविटी में। जो माउथ के जस्ट बाद जो पार्ट होता है उसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। बक्कल कैविटी में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, टीथ एंड टंग। तो बक्कल कैविटी में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, टीथ एंड टंग, ठीक है। जो टीथ है आपको पता ही है, उसमें अडल्ट में 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं टोटल, ठीक है। 16 अपर जॉ में और 16 लोअर जॉ में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 1 3 2 2 1 3 2। चार टाइप के टीथ आपने पढ़े हुए हैं ना, इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। तो ये क्या है, दो क्या है इंसीजर, एक क्या है कैनाइन, तीन क्या है प्रीमोलर और दो क्या है मोलर, ठीक है। तो ये हमने हाफ लिए है। मान लो ये ऐसे टिथ होता है, मतलब सॉरी जो है ये ऊपर वाला जो है, हम इसको हाफ कर देंगे। तो ये हमने ये हाफ लिए हैं, तो ये टोटल कितने हो गए, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और ये 2 8, 8 हो गए टोटल। तो 8 ये ऊपर वाले जो में और 8 ये हो जाएंगे, तो ये कितने हो गए 16। और ऐसे ही फिर लोअर जो होगा 8 इसमें और 8 इसमें, ये भी टोटल कितने हो गए 16। तो 16 और 16 टोटल टिथ कितने हो जाएंगे 32। लेकिन जो स्मॉल बेबी होता है, स्मॉल बेबी, ठीक है, उसके केस में क्या फॉर्मूला होता है, 2102, ठीक है। स्मॉल बेबी के केस में क्या होता है 2102। उसमें प्री मोलर्स प्रेजेंट नहीं होते, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया 2102। तो ये टोटल टीथ कितने हो जाएंगे 20, ठीक है, 2102। तो टोटल कितने हो गए 20। फिर है अगर टिथ जॉ में एम्बेडेड हो, जो ये टिथ था अगर वो जॉ में, मान ये नीचे जॉ होती है, अगर ये इसमें एम्बेडेड हो, अंदर घुसा हुआ हो बिल्कुल, ये जॉ है, ये टिथ है, अगर ये टिथ जॉ में एम्बेडेड हो तो ऐसे टिथ को हम क्या बोलेंगे, थीकोडोंट, ठीक है, थीकोडोंट। अगर बंदे की लाइफ में 2 बार टिथ आ रहे हैं, एक बार हम बोलते हैं कि दूध वाले दांत हैं, एक बार फिर हम बोलते हैं कि ये परमानेंट है, ठीक है। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ दो तरह के आते हैं ना ह्यूमन बीइंग्स में, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो इस तरह के टीथ को हम क्या बोलते हैं, डाइफाइडोंट, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर जो टीथ है वो जो में एम्बेडेड हो तो वो थीकोडोंट बोलेंगे हम उनको। अगर टीथ 2 बार आते हैं किसी की लाइफ में, एक बार मिल्क टीथ और एक बार परमानेंट टीथ, तो हम उनको क्या बोलते हैं, डाइफाइडोंट, ठीक है। उन टीथ को हम क्या बोलेंगे, डाइफाइडोंट। फिर हम बात करें टंग की, ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये फूड को स्वेलो करने में हेल्प करता है, निगलने में हेल्प करती है, कि उसको धक्का देती है पीछे की तरफ, ठीक है। उसके साथ ये म्यूकस को भी मिला देती है, सॉरी म्यूकस अलग है, जो ये क्या करती है, फूड को मिक्स कराती है। किसके साथ मिक्स कराती है, आपने सुना होगा कि खाने को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, आता होगा आप सबके, कोई भी हम, या फिर हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, चलो सोचो पिज्जा के बारे में सोचो, आया ना मुंह में पानी, बर्गर के बारे में सोचो, आ रहा है मुंह में पानी। तो ऐसे ही वो पानी नहीं होता, वो एक लिक्विड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा। क्या बोलते हैं हम उसको, सलाइवा। वो वाटर नहीं होता, वो क्या होता है, सलाइवा, ठीक है। क्या होता है, सलाइवा।
सलाइवा, सलाइवा को कौन सिक्रीट करता है? सलाइवा को कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सिक्रीट करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। इसमें सलाइवा में एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम होता है। एंजाइम्स क्या बताए थे हमने कि ये लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं ENZYMES, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये भी एक तरह का एंजाइम है, एंजाइम का एग्जाम्पल है। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये किसको तोड़ेगा, ये स्टार्च को तोड़ेगा, स्टार्च को स्मॉल शुगर्स में, सिंपल शुगर में तोड़ देगा। ये क्या करेगा, स्टार्च को सिंपल शुगर्स में ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन में क्या होता था कि लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट रहे थे, तो यहाँ फूड का थोड़ा बहुत डाइजेशन हो रहा है। तो बक्कल कैविटी में फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। माउथ में कोई डाइजेशन नहीं होता, बक्कल कैविटी में विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, फिर टंग क्या करेगी, इसको सलाइवरी अमाइलेज के साथ, सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स करेगी फूड को। ठीक है, तो टंग का काम क्या हो गया, एक तो वो स्वेलो करा रही है, ठीक है, मतलब उसको धक्का दे रही है कि वो अंदर की तरफ जाए, ईसोफेगस फेरिंक्स की तरफ जाए। फिर दूसरा काम क्या कर रही है, वो मिक्सिंग में हेल्प कर रही है फूड की। फूड को किसके साथ मिक्स करा रही है, सलाइवा के साथ मिक्स करा रही है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पार्ट है फेरिंक्स। फेरिंक्स, फेरिंक्स ये वाला पार्ट है जहां नोज वाली जो पाइप आती है और जो बक्कल कैविटी वाली जो पाइप है, हम पाइप तो नहीं कहते इन्हें, लेकिन जस्ट इसको डिनोट करने के लिए मैं जस्ट बता रही हूँ कि फेरिंक्स वो रीजन है जो बक्कल कैविटी और बक्कल कैविटी की एंडिंग पर भी प्रेजेंट होता है, और जो नोज से जो पाइप आ रही होती है वहां पे प्रेजेंट होता है। तो ये एयर को और फूड को यूनाइट करता है, एक दूसरे के साथ मिलाता है। फिर फर्दर आगे जाके वो अलग अलग हो जाती है, लेकिन फेरिंक्स में उनकी मिक्सिंग होती है। ठीक है, फिर फेरिंक्स से अगर फूड है तो वो कहाँ आएगा, बक्कल, सॉरी फूड है फेरिंक्स से वो कहाँ जाएगा, फिर ईसोफेगस में। ईसोफेगस का कोई काम नहीं होता, जस्ट वो क्या करती है, वो उसको फूड को आगे मूव कराती है। वहां ना तो कोई डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन वहां कुछ नहीं होता, वो जस्ट फूड को आगे मूव कराती है। विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से मूव कराएगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। किसकी हेल्प से ये इनको मूव करा रही है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से। ये लगभग 25 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है। ठीक है, ये लगभग 25 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है। जो ईसोफेगस है वो फर्दर इसको आगे मूव कराएगी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है कि जो ईसोफेगस है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और फिर ऐसे रिलैक्स करेगी। ठीक है, जिसकी वजह से वो फूड को फोर्स करेगी कि वो नीचे तक जाए, स्टमक तक जाएगी। ठीक है, तो ये ईसोफेगस थी, ये ऐसे यू कॉन्ट्रैक्ट करेगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करेगी, और फिर क्या होगा, जो फूड है वो नीचे जाने के लिए मजबूर हो जाएगा और फिर वो स्टमक में चला जाएगा। नेक्स्ट है स्टमक। हम स्टमक की बात करें तो स्टमक जो है वो जे शेप की होती है, जे शेप की, या फिर हम सी शेप की भी बोल देते हैं इन्हें, उल्टा सी। ठीक है, इन्वर्टेड सी। ठीक है, ये तो जे शेप की होगी, जे शेप ऐसी होती है ना, तो ये ऐसी ही तो शेप की है। ठीक है, और सी शेप कैसी होती है, ऐसी होती है। तो अगर हम सी को उल्टा कर दे, इन्वर्टेड सी, तो वो इन्वर्टेड सी शेप की हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, तो जो स्टमक है वो जे या फिर इन्वर्टेड सी शेप की होती है। ठीक है, ईसोफेगस से फूड कहाँ आया,
स्टमक में आया, तो स्टमक में जब फूड आएगा तो वो एक्सपेंड कर जाएगी। एक्सपेंड मतलब फैल जाएगी। तो जब स्टमक में फूड आएगा वो एक्सपेंड कर जाएगी, ठीक है। वो एक्सपेंड करी, इसके फंक्शन क्या क्या हैं? एक तो ये फूड को स्टोर करके रखती है। अलग अलग जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग अलग टाइम तक स्टोर करती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, मेनली 3 कंपोनेंट है फूड के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। मेनली ये 3 कंपोनेंट होते हैं फूड के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। जो कार्बोहाइड्रेट है इसको ये कितनी देर के लिए स्टोर करेगी? 1 to 2 आवर। इसको ये कितनी देर के लिए स्टोर करेगी? 3 आवर। एंड इसको 5 to 6 आवर, ठीक है। हाइड्रेट को ये 1 या 2 घंटे के लिए स्टोर करके रखती है। प्रोटीन को 3 घंटे के लिए, 2 से 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे। फैट को ये 5 से 6 घंटे। तो नॉर्मल हम बोलते हैं कि जो खाना है वो हमारी बॉडी में 6 घंटे के लिए स्टोर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो डिफरेंट टाइम के लिए हमारी बॉडी में, स्टमक में स्टोर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 1 to 3 आवर, अलग अलग इनका टाइम है, ठीक है। फिर क्या है, ये जो स्टमक है वो मैकेनिकल चर्निंग में हेल्प करती है। मतलब फर्दर उसको जो फूड है वो थोड़ा बहुत जो सलाइवा की हेल्प से थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हुआ था उसको फर्दर डाइजेस्ट कराती है। इसमें किसमें? स्टमक में वो फर्दर डाइजेस्ट होता है, उसकी मैकेनिकल चर्निंग होती है, ठीक है। जैसे चक्की में आपने देखा होगा आटा पीसता है, वैसे ही इसमें भी ऐसे ही वो फूड जो है वो पिसेगा, चर्निंग होगी यहाँ पे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जो स्टमक है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक की ये जो लाइनिंग है, ये जो वॉल होती है, जो स्टमक की वॉल होती है, ये जो वॉल है स्टमक की, इस वॉल पे या फिर इस वॉल पे कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में अलग अलग सेल्स होती हैं, जैसे कि ऑक्जेंटिक सेल्स, पेराइटल सेल्स, नेक सेल्स, ठीक है। इनमें अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होती है जो अलग अलग चीजें सिक्रेट करती है। जैसे ये तीन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ये 3 सेल्स हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स, पेराइटल सेल एंड नेक सेल। जो नेक सेल है वो HCl सिक्रेट करेगी, ऑक्जेंटिक सेल म्यूकस सिक्रेट करेंगी और पेराइटल सेल पेप्सिनोजन सिक्रेट करेंगी, ठीक है। जो ऑक्जेंटिक सेल थी वो क्या सिक्रेट कर रही है? म्यूकस सिक्रेट कर रही है। जो पेराइटल सेल है वो पेप्सिनोजन सिक्रेट कर रही है और नेक्स्ट सेल HCl सिक्रेट कर रही है। अब इनका भी काम अलग अलग है। जो नेक्स्ट सेल है वो HCl सिक्रेट करेंगे। HCl की वजह से क्या होगा, जो स्टमक का जो pH होगा ना वो एसिडिक हो जाएगा। 1.8 pH होता है इनका, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। जो HCl है वो क्या करता है, एसिडिक pH प्रोवाइड करता है स्टमक को, एसिडिक pH मेंटेन करता है। और एक और काम करता है, ये क्या करता है, ये जो पेप्सिनोजन सिक्रेट हुआ था, पेप्सिनोजन कोई काम का नहीं होता हमारी बॉडी में जब तक वो पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो पेप्सिनोजन को पहले पेप्सिन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। पेप्सिन में वो कन्वर्ट किसकी हेल्प से होगा? HCl की हेल्प से। अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिनोजन को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा पेप्सिन में, ठीक है। और पेप्सिन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्या कराता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराता है, ठीक है। प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है ये पेप्सिन। तो पेप्सिनोजन क्या करेगा, HCl क्या होगा, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करा देगा HCl। फिर है ये पेप्सिन क्या करेगा, ये
प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन में हेल्प करेगा। पेप्सिन की हेल्प से ये किस में टूट जाएंगे, प्रोटीएजेस में, प्रोटीएजेस में, पेप्टोन्स में, ठीक है, प्रोटीएजेस में और पेप्टोन्स में ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। HCl क्या कराएगा, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करा देगा और फिर पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। HCl वो ज्यादा एसिडिक है, अगर इतना एसिडिक होगा तो हमारी स्टमक खराब भी तो हो सकती है, इतने ज्यादा एसिड से, इतने स्ट्रॉन्ग एसिड से हमारी स्टमक खराब भी तो हो सकती है। तो ये जो म्यूकस था, जो ऑक्जेंटिक सेल सिक्रेट कर रही है, ये म्यूकस क्या कराएगा, हमारी स्टमक की लाइनिंग को प्रिवेंट करेगा HCl के इफेक्ट से, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारी, आपने सुना होगा कि एसिडिटी बनी हुई है, पेट में जलन सी हो रही है, ठीक है, आपने सुना भी होगा। तो एसिडिटी हम इसी चीज को बोलते हैं कि जब म्यूकस अपना काम प्रॉपर वे में नहीं करता तो HCl जो है वो ज्यादा सीक्रेट होता है और हमारी स्टमक की लाइनिंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हमारे पेट में जलन हो रही है, ठीक है। तो HCl का ये काम था, म्यूकस का वो काम था, और पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये तो हो गया स्टमक का। फिर आते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक से फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक से फूड कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये रही स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ पार्ट ये है और कुछ पार्ट फिर ये है, ये जो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी ये हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो जब ये यहाँ जाएगा ना तो यहाँ पे एक स्पीच प्रेजेंट होगा, ठीक है। 6 घंटे इसको यहाँ रखना भी तो है, 6 घंटे से पहले हम इसको आगे नहीं भेज सकते, जैसे फैट्स हो गए, तो क्या होगा कि यहाँ पे स्पीचर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब इनको सिग्नल मिलता है तब ये क्या करते हैं, आगे इसको फॉरवर्ड मूव करते हैं। स्पीचर क्या करते हैं कि एक तो उसके बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं कि खाना वापस ना आए, ठीक है। जब ये खाना यहाँ चला जाएगा, जब ये खाना यहाँ से जा रहा होगा तो स्पीचर ओपन हो जाएंगे, और जब ये खाना यहाँ चला जाएगा तो स्पीचर बंद हो जाएंगे, ठीक है, ताकि जो खाना है वो वापस स्टमक में ना आए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे स्पीचर प्रेजेंट होता है कि इसोफेगस से खाना, सॉरी, स्टमक से इसोफेगस में वापस ना जाए। अगर स्टमक से इसोफेगस में खाना वापस चला जाता है फिर वोमिटिंग होती है, मतलब अगर स्टमक से इसोफेगस में आ जाता है तो वो बिल्कुल ही बाहर आएगा, वोमिटिंग, उल्टी जब लगती है तो वो इसी की वजह से होती है कि जो स्पिंस्टर होते हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते और वो खाना बाहर आ जाते हैं, ठीक है, वोमिटिंग होती है। फिर ये हाईली कॉइल्ड होती है, बिल्कुल कॉइल्ड, यूं एक दूसरे से यूं लिपटी हुई बिल्कुल, ठीक है। जैसे कई बार आपने ईयरफोन्स देखे होंगे, आप रेगुलर यूज करते ही हो, अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो कई बार क्या होता है, जो ईयरफोन्स है वो बिल्कुल कॉइल हो जाते हैं, ठीक है। या फिर आपने कोई रस्सी वगैरह देखी होगी, वो बिल्कुल सीधी ना होके यूं बिल्कुल लिपटी होती है, ठीक है, उस चीज को हम कॉइल्ड बोलते हैं, तो वो हाईली कॉइल्ड होती है। तो इसकी लेंथ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डिफर करती है, किसी ऑर्गेनिज्म में वो बहुत ज्यादा लंबी होगी, किसी ऑर्गेनिज्म में वो शॉर्ट होगी। हर्बीवोर्स में लॉन्ग होती है, और जो मीट खाते हैं कार्निवोर्स में ये स्मॉल होती है। हर्बीवोर्स में क्यों लॉन्ग होती है, क्योंकि ज्यादा डाइजेस्ट करना पड़ता है बॉडी को, उसमें सेलुलोज वगैरह होता है,
तो उनकी बॉडी को ज्यादा डाइजेस्ट करना पड़ता है। लेकिन जो ओमनीवोर्स या फिर कार्निवोर्स होते हैं उनमें ये स्मॉल होती है, क्योंकि इतना डाइजेस्ट उनको वो फूड नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड होता है। ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो हर्बीवोर्स में लॉन्ग होती है और कार्निवोर्स में वो स्मॉल होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आया है, ठीक है, उस फूड का पीएच क्या है, हाईली एसिडिक है। ठीक है, इसमें भी इसके अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टमक के खुद के भी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के भी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, खुद के भी कुछ एंजाइम्स हैं और इसके पास दो जगह से और एंजाइम आते हैं। एक तो लीवर से, लीवर में गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, एक तो वहां से आएगा और एक पैनक्रियास से आएंगे। तो एक तो इसके खुद के एंजाइम हो गए, इंटेस्टाइनल एंजाइम। ठीक है, खुद के एंजाइम हो गए और दो जगह से और आ रहे हैं। एक तो बाइल डक्ट से, बाइल डक्ट किसका पार्ट है, गॉल ब्लैडर, और एक पैनक्रियास से। पैनक्रियास से, ठीक है, बाइल डक्ट क्या लेके आएगा, बाइल। ठीक है, और जो पैनक्रियास है वो क्या लेके आएंगी, पैनक्रियाटिक बाइल जूस लेके आएगा ये, और ये क्या लेके आएंगी, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस हैं ये अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं, जब मीडियम अल्कलाइन होता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो फूड है वो एसिडिक आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो बाइल जूस क्या करेंगे, उसकी एसिडिटी को खत्म करेंगे, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसको अल्कलाइन की तरफ लेके चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस तभी काम करेंगे जब अल्कलाइन मीडियम उन्हें मिलेगा। तो बाइल जूस क्या करते हैं, मीडियम को अल्कलाइन बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, अल्कलाइन बनाने में काम करते हैं। और ये और क्या करेंगे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को ये लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक करेंगे। ठीक है, फैट को ये प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं करा सकते, ये क्या करते हैं, फैट को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं और फिर पैनक्रियाटिक जूस इनको क्या करेगा, फर्दर डाइजेस्ट कराएगा। ठीक है, बाइल जूस इनको स्मॉल पार्ट्स में तोड़ देंगे और पैनक्रियाटिक जूस इसको फर्दर डाइजेस्ट कराएगा। ठीक है, तो बाइल जूस क्या करता है, किसमें हेल्प करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में। तो स्टमक के खुद के भी एंजाइम्स थे, वहां पे बाइल जूस भी आ गया और वहां पे पैनक्रियाटिक जूस भी आ गया। तो उसके पास तीन तरह के डिफरेंट एंजाइम्स या फिर डिफरेंट जूस कह लो, इंटेस्टाइनल जूसेस, बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, फिर इंटेस्टाइनल जूसेस की हम बात करें तो वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए स्टमक में क्या हुआ था कि जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन थे, ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो गए थे, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स में। इंटरमीडिएट कंपाउंड्स के नाम आप फर्दर 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, अभी यहाँ आपको इतना नीड नहीं है लर्न करने की, फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए कि जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन थे वो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स में ब्रेक हो गए थे। ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स में चेंज हो गए थे। तो इंटेस्टाइनल जूस क्या करेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट में जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना था, कार्बोहाइड्रेट का जो आईसी से हम इसको डिनोट कर ले, आईसी लिख लो, शॉर्ट फॉर्म, वैसे ये शॉर्ट फॉर्म इसकी होती नहीं है तो वैसे हम लिख लेते हैं आईसी। कार्बोहाइड्रेट का जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना था, मान लो वो इंटरमीडिएट कंपाउंड था माल्टोज। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल एंजाइम इस पे एक्ट करेगा, वो इंटेस्टाइनल एंजाइम कौन सा होगा, माल्टेज।
ठीक है, ये किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ठीक है, और ये फिर ग्लूकोज क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर मान लो लैक्टोज है, लैक्टेज इंटेस्टाइनल एंजाइम होगा, वो इसको किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, ये कार्बोहाइड्रेट्स का केस था। जो फैट है, उनके केस में क्या होगा, फैट के केस में ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन में वहां क्या बन गए थे, प्रोटीएज और पेप्टाइड्स बन गए थे, कहां पे, स्टमक में। जो प्रोटीन है वो प्रोटीएज प्लस पेप्टाइड्स में चेंज हो गया था, प्रोटीएजेस, ठीक है। यहाँ पे लाइपेज एंजाइम एक्ट करेगा, ठीक है। वहां पे फैट में लाइपेज एंजाइम एक्ट करेगा, और यहाँ पे इन पे प्रोटीन पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, ट्रिप्सिन, प्रोटीएजेस पे यहाँ पे ट्रिप्सिन एक्ट करेगा, और किस में चेंज हो जाएंगे फिर ये, अमीनो एसिड्स में, ठीक है, ये अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाएंगे। तो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन का केस। फिर है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में फर्दर एब्जॉर्प्शन होगा चीजों का, ठीक है। जो अनएब्जॉर्ब फूड है, एब्जॉर्ब फूड तो वहां एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। फिर जो वो अनएब्जॉर्ब फूड था वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, उस अनएब्जॉर्ब फूड में जितना भी वाटर होगा ना, वो वहां रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, वहां दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर बिना वाटर के जो अनएब्जॉर्ब फूड बचा वो कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा एनस में, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन थी, ठीक है। यहाँ वो अनएब्जॉर्ब फूड आया, यहाँ ट्रेवल करा उसने, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, और फिर यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ क्या होगा, जो वाटर होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो अनएब्जॉर्ब फूड है वो एनस की हेल्प से वो बॉडी के बाहर निकल जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है फूड की, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा फूड एब्जॉर्ब होता है। यहाँ सबसे ज्यादा फूड क्यों एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि इसमें विलाई प्रेजेंट होती है, विलाई, ये विलाई क्या करती हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, ठीक है, जिसकी वजह से फूड ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इनमें यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी आती है, ठीक है। यहाँ फूड एब्जॉर्ब होगा, ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, लेके जाएंगी उस एब्जॉर्ब फूड को, ठीक है, और हर एक बॉडी पार्ट्स तक उसको पहुंचा देगी ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स की हेल्प से जो फूड है वो होल बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। एक अमीबा का भी केस आपने देखा होगा, एनसीईआरटी में दे रखा है। अमीबा कैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन या फिर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है। मान लो ये अमीबा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसमें ये क्या करेगा, मान लो ये कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, ये सूडोपोडिया की हेल्प से इसको एनगल्फ करने की कोशिश करेगा, अपने अंदर लेके जाने की कोशिश करेगा, ये बिल्कुल इसको यूं कवर कर लेगा अपने अंदर। फिर लास्ट में क्या होगा, ये इसको अपने अंदर ले आएगा और डिफरेंट एंजाइम्स की हेल्प से ये इसको एनगल्फ कर लेगा और इससे न्यूट्रिशन ले लेगा। तो अमीबा में ऐसे न्यूट्रिशन होता है, ऐसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो
शो करते हैं। तो हमारा टॉपिक आज यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी, फिर हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।